नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण के बारे में हम जानने वाले हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यदि बात करते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में, तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, सातवाहन वंश के बारे में जो है पढ़ रहे थे। तो पहले दोस्तों इसमें दो चार शासक रह गए हैं, पहले हम इनको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो हम भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे कि अब तक जो है भारत पर विदेशी आक्रमण जो है कितने लोगों ने जो है किया था और कहाँ कहाँ से ये आए थे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। कल का टॉपिक है हमारा, कल का टॉपिक है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखना शुरू करते हैं। तो सातवाहन वंश में जो है हम गौतमीपुत्र सातकर्णी तक जो है पढ़ चुके थे और उसके बाद आता है वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी आता है, जिसको पुलुवामी भी जो है कहा जाता है। इसका युद्ध जो है दोस्तों रुद्रदामन से होता है, लेकिन रुद्रदामन से पराजित होने के बाद जब ये देखता है मेरी स्थिति कमज़ोर हो गई है, तो इसके बाद ये क्या करता है, रुद्रदामन की पुत्री शिवश्री से विवाह कर लेता है। तो इसके बाद जो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐसा करता है। लेकिन अब शिवश्री और वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी का जो विवाह होता है इसके बारे में जानकारी मिलती है कन्हेरी अभिलेख से जो है मिलती है। और साथ ही दोस्तों जो वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी है इसने जो है कुछ सिक्के चलवाए थे जिन पर जो है दो पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ है। और साथ ही इसके ये सिक्के कहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं, तो कोरोमंडल तट से जो है ये सिक्के इसके हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता लगता है कि वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी जो है समुद्र के प्रति लगाव रखता था और व्यापार के प्रति जो है लगाव रखता था। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो हेडिंग डालेंगे वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी। लिख लेते हैं दोस्तों वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी। वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी। और साथ ही दोस्तों इसको जो है पुलुवामी भी कहा जाता है, पुलुवामी भी जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, इसका युद्ध जो है रुद्रदामन से पराजित हुआ था। लिखेंगे रुद्रदामन से पराजित हुआ। तो दोस्तों रुद्रदामन से पराजित हुआ। और ये रुद्रदामन कौन था, ये जो है शक वंश का शासक था। तो इसके बारे में जो है जब शक वंश को पढ़ेंगे तब अच्छे से जो है जानेंगे। तो साथ ही दोस्तों रुद्रदामन से पराजित हुआ और साथ ही दोस्तों पराजित होने के बाद जो इसने विवाह कर लिया। विवाह किससे किया था, शिवश्री से विवाह किया। शिवश्री से विवाह कर लिया। तो इसने विवाह क्यों किया था, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए विवाह कर लिया। अब ये शिवश्री जो है किसकी पुत्री थी, तो ये शिवश्री की यदि बात की जाए तो ये शिवश्री जो है रुद्रदामन की पुत्री थी। तो इसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जो है किया था। अब दोस्तों इन दोनों के विवाह की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो विवाह की जानकारी की यदि बात की जाए तो विवाह की जानकारी मिलती है कन्हेरी अभिलेख से। कन्हेरी अभिलेख से कहाँ से दोस्तों, कन्हेरी अभिलेख से पता लगता है, याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसके सिक्कों की। यदि बात की जाए तो इसके सिक्कों पर जो है दो पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ था। लिखेंगे इसके सिक्कों पर दो पतवारों वाले इसके सिक्कों पर जो है दो पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ था। चित्र बना हुआ है क्या दोस्तों, चित्र बना हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, अब इसके जो ये सिक्के हैं ये कहाँ से मिले, तो इसके सिक्के कोरोमंडल तट से मिले हैं। इसके सिक्के कोरोमंडल तट से मिले। कहाँ से, कोरोमंडल तट से।
मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है वशिष्ठपुत्र सातकर्णी। अब इसके बाद कौन आता है? तो इसके बाद यदि बात की जाए तो इसके बाद आता है यज्ञश्री सतकर्णी। यज्ञश्री सतकर्णी की यदि बात की जाए तो इसने जो है दोस्तों जलयान के चित्र वाले सिक्के जारी कराए थे। जलयान क्या है? जलयान मतलब जहाज का चित्र वाले सिक्के इसने जारी कराए थे, जो कि सिक्के कहाँ से मिले थे? कोरोमंडल तट से मिले थे। और साथ ही दोस्तों व्यापार के प्रति लगाव था, और साथ ही दोस्तों समुद्र के प्रति इसका प्रेम था। याद रखें दोस्तों, समुद्र के प्रति प्रेम को इसको दर्शाता है, क्योंकि इसने जो है अपने सिक्कों पर जलयान यानी जहाज का चित्र जो है छपवाया था। और साथ ही दोस्तों इसके बाद इसका अंतिम शासक आता है विजय। कौन आता है? अंतिम शासक इसका विजय है। और साथ ही सातवाहनों ने जो है कई सारे सिक्के चलवाए थे, जैसे कांसे के, शीशे के, तांबे के और प्रोटीन के। ये कई सारे सिक्के इन्होंने चलवाए थे। साथ ही सातवाहन के शासक सर्वाधिक व्यापार जो है किस बंदरगाह से करते थे? तो कल्याण बंदरगाह से जो है करते थे। तो अब इन सभी को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे यज्ञश्री सतकर्णी के बारे में। यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी के बाद यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसने जो है इसने जलयान वाले जलयान मतलब जहाज, जलयान वाले यानी जलयान के चित्र वाले सिक्के जारी कराए थे। जलयान के चित्र वाले सिक्के जारी कराए। तो जलयान वाले सिक्के किसने जारी कराए थे? तो ये जलयान वाले सिक्के जारी कराए थे किसने दोस्तों? यज्ञश्री सतकर्णी ने। और साथ ही दोस्तों इसके सिक्कों पर जो है जहाज का चित्र था। किसका दोस्तों? जहाज का चित्र था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ये सिक्के कहाँ से मिले थे? तो इसके सिक्के भी जो है कोरोमंडल तट से मिले थे। कहाँ से दोस्तों? कोरोमंडल तट से। कहाँ से? कोरोमंडल तट से जो है मिले थे। और साथ ही यहाँ पे हम बात करते हैं समुद्र के प्रति लगाव था। याद रखें दोस्तों, समुद्र के प्रति प्रेम था। याद रखें दोस्तों, समुद्र के प्रति इसको प्रेम था। और साथ ही व्यापार के प्रति लगाव था। व्यापार के प्रति लगाव था। याद रखें दोस्तों, व्यापार के प्रति जो है लगाव था। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट है, तो इनको एक एक करके लिख लेते हैं और इसके बाद जो अच्छे से इसका अंतिम शासक के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी कराए थे। सातवाहनों लिखेंगे दोस्तों, सातवाहनों ने सिक्के जारी कराए थे। सिक्के जारी कराए। तो काय के सिक्के जारी कराए थे। तो अब इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों कांसे के सिक्के जारी किए थे, कांसे के। और साथ ही दोस्तों तांबे के सिक्के भी इन्होंने चलाए थे। किसके दोस्तों? तांबे के। शीशे के सिक्के भी चलाए थे। और साथ ही दोस्तों प्रोटीन के सिक्के जारी कराए। और साथ ही दोस्तों सिक्के के जो सिक्के यानी जो शीशे के सिक्के होते थे, ये जो है 500 ग्रेन के सिक्के होते थे। अब दोस्तों यहाँ पे आप बात कर देंगे प्रोटीन के। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, अब इसके बारे में अच्छे से समझेंगे प्रोटीन क्या होता है। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सातवाहन वंश के शासक सर्वाधिक व्यापार कहाँ से करते थे? कल्याण बंदरगाह से। सातवाहन वंश के शासक, सातवाहन वंश के शासक जो है सर्वाधिक व्यापार कल्याण बंदरगाह से करते थे। बंदरगाह से करते थे। कहाँ से? कल्याण बंदरगाह से जो है करते थे। और साथ ही दोस्तों अब इनके अंतिम शासक की यदि बात की जाए, अंतिम शासक यानी सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? विजय था। कौन था दोस्तों? विजय था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। यह हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। तो अब इसका रिवीजन करेंगे यहाँ पे।
ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों वशिष्ठपुत्र सतकर्णी की बात की जाए तो इसको पुलुवामी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका युद्ध जो है रुद्रदामन से होता है वशिष्ठपुत्र सतकर्णी का, लेकिन ये रुद्रदामन से जो है पराजित हो जाता है। जब ये देखता है मेरी स्थिति जो है कमज़ोर हो गई है, तो ये क्या करता है, ये शादी कर लेता है शिवश्री से, जो कि किसकी पुत्री थी, रुद्रदामन की पुत्री थी। और साथ ही यह जानकारी कन्हेरी अभिलेख से जो है मिलती है। साथ ही दोस्तों वशिष्ठपुत्र सतकर्णी इसने कुछ सिक्के जारी कराए थे, तो इसके सिक्कों पर जो है 2 पतवार वाले जहाज का जो है चित्र बना हुआ है। और इसके जो ये सिक्के हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कोरोमंडल तट से जो है इसके ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद आता है यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसके चित्र यानी इसने भी कुछ सिक्के जारी कराए थे, तो इसके सिक्कों पर जो है जलयान के चित्र वाले इसने सिक्के जारी कराए थे। और इसके सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था, और ये कहाँ से मिले, कोरोमंडल तट से जो ये प्राप्त हुए हैं। साथ ही समुद्र के प्रति प्रेम था और व्यापार के प्रति लगाव रखता था कौन, यज्ञश्री सतकर्णी। याद रखें दोस्तों, यज्ञश्री सतकर्णी। अब यहाँ पे बात करते हैं सातवाहनों ने जो है सिक्के जारी कराए थे। तो सातवाहनों ने जो है कौन कौन से सिक्के जारी कराए थे, तो कांसे के सिक्के। कांसा तो आप सभी को पता है, कांसा यानी ब्रोंज एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और टीन के मिलने से बनता है। जबकि तांबे का तो आपको कॉपर का पता ही है। और शीशे की यदि बात की जाए तो लेड के सिक्के भी जो कि 500 ग्रेन के होते थे। पोटीन, अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है पोटीन। तो पोटीन कैसा बनता था, पोटीन की यदि बात की जाए तो इसमें तांबा मिलाया जाता था। तांबा, टीन, जिंक और सीसा, तो इन चारों के मिलने से बनता था पोटीन। तो इस प्रकार इन्होंने पोटीन के सिक्के भी जारी कराए थे। किसने दोस्तों, सातवाहन वंश के शासकों ने। अब साथ ही सातवाहन वंश के जो शासक थे इन्होंने सर्वाधिक व्यापार जो है यानी सर्वाधिक व्यापार कहाँ से करते थे, कल्याण बंदरगाह से। कहाँ से दोस्तों, कल्याण बंदरगाह से जो है करते थे। और सातवाहनों का अंतिम शासक कौन था, विजय था। कौन था दोस्तों, विजय जो है सातवाहनों का अंतिम शासक था। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों हिंदी यवन शासकों के बारे में। तो सबसे पहले हम भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में देख लेते हैं। तो भारत पर जो है किसने क्रम से आक्रमण जो है किया था, और इसके बाद जो है कहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, और अब जो है किसके बारे में पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लिखेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो अब तक जो है किन किन ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। तो सबसे पहले पर्सिया या ईरानियों ने। याद रखें दोस्तों, सबसे पहले पर्शियन या ईरानियों ने। पर्शियन या ईरानियों ने, याद रखें दोस्तों, ईरानी ने जो है आक्रमण किया था। इसके बाद कौन आए थे, यूनानी आए थे। यूनानियों की तरफ से सिकंदर आया था, आप सभी को पता है। सिकंदर किसके समय आया था, धनानंद के समय आया था। और धनानंद कौन था, नंद वंश का अंतिम शासक था। 326 बीसी में सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। और भारत में जो है सिकंदर ने किसके साथ युद्ध लड़ा था, राजा पोरू के बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसको हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था। और साथ ही दोस्तों हिंद यूनानियों के बाद आते हैं हिंद यवन शासक। हिंद यवन शासक। और हिंद यवन शासक से ही जो है आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हिंद यवन शासक। इनके बाद कौन आते हैं, इनके बाद शक आते हैं, जिसमें हम रुद्रदामन के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही दोस्तों इनके बाद कौन आते हैं, पहलव आते हैं। पहलव। पहलव के बाद कौन आता है, कुषाण। और कुषाण में जो है आपने कुषाण का नाम सुना होगा। कुषाण में कौन आता है, तो कुषाण में जो है कनिष्क आता है, यानी कनिष्क के बारे में अच्छे से जानेंगे। फिर दोस्तों फिर आते हैं अरबी आए थे। फिर अरबी आए थे। और अरबी के बाद कौन आते हैं, तुर्की आए थे। तो इन सभी के बारे में हम क्रम से जो है जानने वाले हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हिंद यवन शासक। तो सबसे पहले हम हिंद यवन शासकों के बारे में जो है जानने वाले हैं। हेडिंग डालेंगे हिंद यवन शासक। हिंद यवन शासक। तो अब पहले इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, और इसके बाद जो है इनके बारे में थ्योरी लिखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हिंद यवन शासकों की यदि बात की जाए तो आपको पता होगा सिकंदर ने 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, जो कि भारत में 19 महीने जो है रहा था। और इसके बाद 325 बीसी में जो है भारत से चला गया था। और इसके बाद जो है सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में बेबीलोन इराक में हुई थी, मस्तिष्क ज्वर के कारण, यानी दिमागी बुखार के कारण।
और साथ ही दोस्तों इंडो ग्रीक शासकों का इतिहास जो है जानने का मुख्य स्रोत क्या है, सिक्के यानी कॉइन्स है। सिकंदर की मृत्यु के बाद जो पश्चिमी एशिया था इस पर किसका कंट्रोल हो गया था, यानी किसका अधिकार हो गया था, सेल्यूकस निकेटर का अधिकार हो गया था, जो कि इसका थल सेनापति था। जब ये भारत पर आया था, भारत पर आक्रमण करने आया था, तो इसके साथ आया था सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर इसने भी जो है भारत पर आक्रमण किया था। जब इसने भारत पर आक्रमण किया था तो मगध पर कौन थे, तो मगध पर जो है किसका शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य का था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस निकेटर को हरा दिया था। अब निकेटर के बाद इसका पौत्र यानी इसका पोता एंटियोकस सेकंड जो है गद्दी पर आता है, और ये जो है कमजोर शासक था। तो इसके समय जो है बैक्ट्रिया और पार्थिया ने जो है 250 बीसी में विद्रोह करके स्वयं को जो है आज़ाद कर लिया था, यानी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। अब इन दोनों राज्यों ने जो है जब स्वतंत्रता प्राप्त कर ली तो इनका जो है शासक कौन बना था, डियोडोरस प्रथम यहाँ का शासक बना था। अब डियोडोरस प्रथम की यदि बात की जाए तो इसकी हत्या इसके बेटे डियोडोरस सेकंड ने की थी, और साथ ही डियोडोरस सेकंड की हत्या किसने, यूथिडेमस ने की थी। और यूथिडेमस ने हत्या करके जो है एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है यूथिडेमस या डेमेट्रियस वंश। और यहाँ तक हम डेमेट्रियस वंश तक पहले लिख लेते हैं और इसके बाद जो है अच्छे से जानेंगे। और साथ ही दोस्तों यूथिडेमस था, इसका एक बेटा है जिसका नाम है डेमेट्रियस, और यही डेमेट्रियस है जो कि भारत पर आक्रमण करने वाला सेकंड यूनानी शासक है। तो प्रथम कौन था यूनानी शासक, प्रथम था सिकंदर, और सेकंड की बात की जाए तो सेकंड की बात की जाती है तो डेमेट्रियस था। कौन दोस्तों, डेमेट्रियस था। अब साथ ही दोस्तों जो हिंदी यवन शासक हैं इनकी जो है भारत में दो शाखाएं बनेंगी, एक तो डेमेट्रियस शाखा बनेगी और ये एक यूक्रेटाइड शाखा। तो इन सभी के बारे में अभी जानेंगे, तो पहले अब इनको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे सारे पॉइंटों को लिखते हैं दोस्तों। सिकंदर की मृत्यु के बारे में ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी सारी कहानी। सिकंदर की मृत्यु के बाद सिकंदर की मृत्यु की यदि बात की जाए तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, 323 बीसी में 323 बीसी में हुई थी बेबीलोन इराक में। कहाँ पे दोस्तों, बेबीलोन इराक में जो है मृत्यु हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पे आप बात करेंगे इंडो ग्रीक शासक मतलब हिंदी यवन शासकों की बात की जा रही है। इंडो ग्रीक शासकों का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत, इंडो ग्रीक शासकों का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत किसको माना जाता है, सिक्के यानी कॉइन्स को माना जाता है। सिक्के क्या है दोस्तों, सिक्के हैं, याद रखें दोस्तों, सिक्के यानी कॉइन्स। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सिकंदर की मृत्यु के बाद पश्चिमी एशिया पर अधिकार किसका हुआ है, तो सेल्यूकस निकेटर का। सिकंदर की मृत्यु के बाद यानी यहाँ पे हम बात करेंगे सिकंदर की मृत्यु के बाद पश्चिमी एशिया की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो इस पर किसका अधिकार हो गया था, पश्चिमी एशिया पर इस पर अधिकार हो गया था सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का जो है इस पर अधिकार हो गया था। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सेल्यूकस निकेटर के बाद जो है गद्दी पर कौन आता है। सेल्यूकस निकेटर के बाद गद्दी पर कौन आया था, लिखेंगे सेल्यूकस निकेटर के बाद इसका पौत्र आता है, इसका पौत्र आता है गद्दी पर, जिसका नाम है एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस सेकंड जो है गद्दी पर आता है सेल्यूकस निकेटर के बाद। तो लिखेंगे एंटियोकस सेकंड का शासन आया, और ये जो है एंटियोकस सेकंड जो है एक कमज़ोर शासक था। साथ ही दोस्तों इसके समय की यदि बात की जाए, यानी इसके समय बैक्ट्रिया और काबुल ने बैक्ट्रिया और पार्थिया हो गया। यहाँ पे बैक्ट्रिया और पार्थिया ने 250 बीसी में 250 ईसा पूर्व में विद्रोह करके स्वतंत्रता प्राप्त की। विद्रोह करके स्वतंत्रता
प्राप्त की। अब दोस्तों इन दोनों राज्यों ने जो है स्वतंत्रता जो है प्राप्त कर ली। अब दोस्तों इन दोनों राज्यों का शासक कौन बना था, लिखेंगे इन दोनों राज्यों का शासक, इन दोनों राज्यों का शासक, राज्यों का शासक, इन दोनों राज्यों के शासक की यदि बात की जाए तो कौन बना था, तो ये आपको पता होना चाहिए, डियोडोरस प्रथम बना था। डियोडोरस प्रथम बना, डियोडोरस प्रथम जो है बना था। अब जो ये डियोडोरस प्रथम है इसकी हत्या की यदि बात की जाए तो इसके बेटे डियोडोरस सेकंड ने, डियोडोरस सेकंड ने कर दी थी। किसने, डियोडोरस सेकंड ने जो है कर दी थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे डियोडोरस सेकंड की यदि बात की जाए तो इसकी हत्या किसने की थी, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यानी डियोडोरस सेकंड की हत्या जो है यूथिडेमस ने कर दी थी। इसकी हत्या यूथिडेमस ने की थी, यूथिडेमस ने जो है की थी। और साथ ही दोस्तों इसकी हत्या के बाद जो है यूथिडेमस ने एक नए वंश की स्थापना की, एक नए वंश की स्थापना की थी, एक नए वंश की जो है दोस्तों स्थापना की थी। तो ये नया वंश कौन सा था, नए वंश की यदि बात की जाए तो लिख लेते हैं यूथिडेमस या डेमेट्रियस वंश की जो है स्थापना की थी। किसने, यूथिडेमस ने। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यूथिडेमस का एक बेटा था, याद रखें दोस्तों यूथिडेमस का बेटा। यूथिडेमस के बेटे की यदि बात की जाए तो इसका बेटा कौन था, डेमेट्रियस था, डेमेट्रियस। और ये डेमेट्रियस कौन था, यूथिडेमस का बेटा था। और यही डेमेट्रियस है यानी भारत पर आक्रमण करने वाला सेकेंड यूनानी शासक था। भारत पर आक्रमण करने वाला सेकेंड यूनानी शासक था, सेकेंड यूनानी शासक था। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों पहले हम इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे इनकी दो शाखाओं के बारे में, यानी पहली शाखा में कौन कौन राजा थे और दूसरी में कौन कौन थे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों भारत पर विदेशी आक्रमण की यदि बात की जाए तो पहले पर्शियन या ईरानियों ने किया, इसके बाद यूनानियों की तरफ से सिकंदर आया था, फिर आया था दोस्तों हिंदी यवन शासक, फिर शक, पहलव, कुषाण, अरबी और तुर्की। तो इन सभी के बारे में जो है, जिनमें से हम दोस्तों यूनानी यानी सिकंदर के बारे में और ईरानियों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं हिंदी यवन शासक। हिंदी यवन शासकों की यदि बात की जाए तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 बीसी में, बेबीलोन ईरान में हुई थी मस्तिष्क ज्वर के कारण। साथ ही इंडो ग्रीक शासकों का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत किसको माना जाता है, सिक्कों यानी कॉइन्स को माना जाता है। साथ ही सिकंदर की मृत्यु के बाद पश्चिमी एशिया पर किसका अधिकार यानी कंट्रोल हो गया था, सेल्यूकस निकेटर का कंट्रोल हो गया था। अब दोस्तों सेल्यूकस निकेटर भी जो है भारत पर आक्रमण करता है, लेकिन ये हार जाता है किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। साथ ही अब सेल्यूकस निकेटर के बाद जो है गद्दी पर इसका पौत्र आता है जिसका नाम है एंटियोकस द्वितीय, यानी एंटियोकस द्वितीय आता है किसके बाद, सेल्यूकस निकेटर के बाद। लेकिन एंटियोकस सेकंड जो है कमज़ोर शासक था। जब ये कमज़ोर शासक था तो जो इसके अधिकार में राज्य थे उन्होंने जो है विद्रोह करके जो है अपने आप को स्वतंत्र करना जो है स्टार्ट कर दिया था। तो यानी इसके समय जो है बैक्ट्रिया एवं पार्थिया ने जो है 250 बीसी में अपने आप को यानी विद्रोह करके जो है स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, यानी अपने आप को जो है आज़ाद कर लिया, हम किसी के कंट्रोल नहीं है या किसी के अधीन नहीं है। अब दोस्तों जब ये दोनों राज्य जो है स्वतंत्र हो गए तो इन दोनों राज्यों का जो है शासक कौन बना था, तो डियोडोरस प्रथम जो है यहाँ का शासक बना था इन दोनों राज्यों का। अब जो डियोडोरस प्रथम है इसकी हत्या किसने की थी, इसका एक बेटा था डियोडोरस सेकंड, तो इसने जो है डियोडोरस प्रथम की यानी अपने पिता की हत्या कर दी थी। और साथ ही डियोडोरस सेकंड की हत्या कौन करता है, तो इसकी हत्या करता है यूथिडेमस, और यही यूथिडेमस है इसकी हत्या करने के बाद डियोडोरस सेकंड की,
तो ये एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम यूथिडेमस या डेमेट्रियस वंश की जो है स्थापना करता है। अब दोस्तों यूथिडेमस का एक बेटा है जिसका नाम है डेमेट्रियस। क्या है? डेमेट्रियस। यही है जो कि भारत पर आक्रमण करने वाला सेकंड यूनानी शासक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत पर आक्रमण करने वाला सेकंड यूनानी शासक कौन सा है? तो डेमेट्रियस है। और ये किसका बेटा था? यूथिडेमस का बेटा था। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इनकी दो शाखाओं की। तो इनकी दो शाखाएं थी किनकी? हिंदू यवन शासकों की लिखेंगे। इनकी दो शाखाएं, तो इनको दोस्तों लिख लेते हैं, लेकिन अच्छे से इनकी थ्योरी जो है हम कल को ही जो है करेंगे। तो बस दो शाखाओं के देख लेते हैं कौन कौन सी दो शाखाएं थी। इनकी दो शाखाएं थी किसकी दोस्तों? डेमेट्रियस वंश की। अब दोस्तों यहाँ पे हम जानने वाले हैं। तो पहली शाखा कौन सी थी? पहली शाखा की यदि बात की जाए तो पहली शाखा से डेमेट्रियस, डेमेट्रियस, डेमेट्रियस। और यदि बात की जाए दूसरी शाखा कौन सी थी? यूक्रेटाइड शाखा, डेमेट्रियस शाखा और यूक्रेटाइड्स शाखा। तो ये दो शाखाएं थी किसकी? डेमेट्रियस वंश की भारत में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे डेमेट्रियस शाखा पर जो है 3 शासक हुए थे। तो ये 3 शासक कौन कौन थे? तो यहाँ पे सबसे बात करेंगे सबसे पहले अपोलो किड्स। अपोलो किड्स ये भी एक कमज़ोर शासक था। और साथ ही दोस्तों अगाथोक्लीज, अगाथोक्लीज ये हो गया दोस्तों अगाथोक्लीज। और यदि बात की जाए इसके बाद आता है मिनांदर, मिनांदर या मिलिंद। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिलिंद से। तो ये आपको पता लग गया होगा मिलिंद जो है किस शाखा का है? तो डेमेट्रियस शाखा का है। अब साथ ही दोस्तों यूक्रेटाइड शाखा की यदि बात की जाए तो यूक्रेटाइड शाखा के बारे में भी लिख लेते हैं। एंटियाल किड्स, एंटियोल किड्स। कौन दोस्तों? एंटियोल किड्स जो है ये इसका उत्तराधिकारी था। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम पहले जो है डेमेट्रियस शाखा के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम दूसरी शाखा को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगाथोक्लीज की हम बात करेंगे। अपोलो किड्स के बारे में इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है और ना ही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगाथोक्लीज की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो इसने जो है लक्ष्मी, कृष्ण व बलराम आकृति के सिक्के जो है जारी कराए थे। लिखेंगे अगाथोक्लीज। इसने जो है लक्ष्मी, बलराम व कृष्ण की आकृति वाले सिक्के जारी कराए थे। आकृति वाले सिक्के जारी कराए थे। सिक्के जारी कराए, याद रखें दोस्तों, सिक्के जो है जारी कराए थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मिनांदर के बारे में। तो मिनांदर जो है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके बारे में जो है बहुत सारे पॉइंट है। तो इन सभी को जो है हम अच्छे से कल की क्लास में जो है जानेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।